हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल टेक्निकल स्ट्रीट 91 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा पीछे एक टॉपिक छूट गया था। आई होप आपको पीछे वाला वीडियो अच्छा लगा होगा जो मैंने बनाया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल स्ट्रेन, और एक हमारा थर्मल स्ट्रेसेस का भी टॉपिक हमारा छूट रहा है। ठीक है, तो हम इसे कवर कर लेते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेन में सोचा था केवल पढ़ाऊंगा, लेकिन बहुत छोटा टॉपिक हो जाता, इसलिए मैंने थर्मल स्ट्रेस भी इसमें ले लिया है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसमें फटाफट। जैसे हमने 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम में देखा था कि हमारा कोई भी बॉडी था, हमारे बाई एक्सिस है, यहाँ एक्स एक्सिस है, कोई भी बॉडी थी हमारी, तो उस पर अलग अलग हमारे स्ट्रेसेस लग रहे थे। सिग्मा वन और इधर हमारा सिग्मा टू। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन हमारे कुछ निकलते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए कुछ इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन, आप इसे स्मॉल ई इस तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे एप्सिलॉन की तरीके से भी लिख सकते हैं। मेजर प्रिंसिपल, आपको देखो डायरेक्ट पेपर में कई बार फार्मूला पूछा गया है, इसलिए आपको फार्मूला याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिग्मा 1/E1 माइनस 1/m सिग्मा 2/E। ठीक है, आपको बात समझ में आ पा रही है? देखो मैंने आपको बताया था ना कि दूसरी दिशा में जो है माइनस हो जाता है, -E/m होता है। तो E को हमने यहाँ पर सिग्मा/E लिख दिया है, और 1/m को यहाँ पर आप एक बात और याद रख लीजिए कि म्यू, हम 1/m को म्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका एक नोटेशन और होता है पॉइजन्स रेशियो का, जिसे हम लोग म्यू कहते हैं। आई थिंक आप देख पा रहे हैं, तो हम इसे यहाँ पर म्यू करके भी लिख सकते हैं। आप नेक्स्ट देख लीजिए, हमारा जो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन जो है वो हमारा सिग्मा 2/E माइनस म्यू, हम लिख देंगे इसे, अब है ना, 1/m या म्यू सिग्मा 1/E। ठीक है, जिस दिशा में लगता है वो दिशा वाला हमें पहले लिखना होता है, ये मैं आपको ट्रिक पहले बता चुका हूँ। और जिस दिशा में नहीं लगता उस दिशा वाला बाद में लिखा जाता है माइनस के साथ। ठीक है, तो ये हमारा मेजर और माइनर, हमने देखो 1/m या फिर म्यू हम लिख सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ इस बारे में। अब देखिए यहाँ पर जो सिग्मा 1 है, इसका एक बार पेपर में पूछा गया, ये वाला सवाल जेई में ही पूछा गया है कि जो सिग्मा 1 है इलास्टिक स्ट्रेन के रूप में, तो इसका उन्होंने कई सारे ऑप्शन दे रखे थे। तो आपको अगर फार्मूला बिल्कुल सही याद है तो आप लिख पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसको फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, E/1 माइनस म्यू स्क्वायर। म्यू का मतलब यहाँ पर 1/m पॉइजन्स रेशियो से ही है, और एप्सिलॉन 1 या हम इसे E1 कह सकते हैं, प्लस म्यू और E2। ठीक है, आप इसे EX और E/y भी कह सकते हैं, लेकिन आप उसे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, बस आप ये ध्यान रखें कि इस वाली दिशा में स्ट्रेन और इस वाली दिशा में टोटल स्ट्रेन हमने निकाला है अलग अलग। इसी तरीके से हम सिग्मा 2, यानी ये हमारा देखो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया। अब हमारा मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस या माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस अगर हम निकालेंगे तो दैट इज अवर E/, यही रहेगा, देखिए 1 माइनस म्यू स्क्वायर। बस हमारा यहाँ पर देखिए अभी E1 प्लस चल रहा था, अब हम दूसरी दिशा में आ रहे हैं, तो E2 एप्सिलॉन 2 प्लस म्यू और एप्सिलॉन 1। आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में आ पा रही है। तो ठीक है, आप इन दोनों फार्मूलों को बिल्कुल याद कर लीजिए, ये कई बार पेपर में एज इट इज़ ऐसे ही पूछ लिए गए हैं ये वाला। तो आपको केवल देखो एक फार्मूला आपको ये याद रखना है, और एक फार्मूला आपको ये वाला याद रखना है। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है, तो आप इसे थोड़ा सा नोट डाउन जरूर कर लें, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक आपका नोट है, प्लेन स्ट्रेस does not lead to plane strain। यानी जो प्लेन स्ट्रेस है वो जो हमारा प्लेन स्ट्रेन है उसको लीड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये वाली बात आप याद रखिए। एक बार इसमें इस तरीके से ऑप्शन में आपका दे रखा हो कोई पॉइंट, तो आप वहाँ पर इस चीज़ को एनालाइज कर पाएंगे। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ पा रही है। अब हम थर्मल स्ट्रेसेस देख लेते हैं गाइस। देखिए, आप लोगों को पता है कि किसी भी बॉडी को अगर हम हीट करते हैं तो क्या होता है, उसमें एक्सपेंशन होता है उसका, है ना, क्योंकि उसके अंदर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो आपने देखे होंगे आपके
कि लीनियर एक्सपेंशन है या एरिया एक्सपेंशन है, वॉल्यूम एक्सपेंशन है, इस तरीके से हमारे एक्सपेंशन होते हैं, सारे एक्सपेंशन गुणांक होते हैं, अल्फा बीटा गामा, आपने पढ़ रखा है इनके बारे में फिजिक्स में, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए थर्मल स्ट्रेसेस में क्या होता है कि हम किसी भी बॉडी को गर्म करते हैं, अगर हम किसी भी बॉडी को अगर हम हीट करते हैं, सपोज दैट हमारी कोई भी एक रॉड है, ठीक है, जिसकी लेंथ जो है एल स्मॉल एल है और इसका पहले टेम्परेचर जो है T1 था, आपने फिर इसे थोड़ा सा हीट किया और टेम्परेचर इसका T2 कर दिया, इसका जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट था या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन था, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो था वो अल्फा था, ठीक है। और आपने जैसे इसे हीट किया तो क्या होगा कि इसकी जो है डायमेंशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा हीटअप होके थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ जाएगा। सपोज दैट ये हमने मान लिया कि डेल्टा एल बढ़ गया, ठीक है। आपने जब टेम्परेचर इसका बढ़ाया तो ये डेल्टा एल बढ़ जाएगा। ये डेल्टा एल जो है वो आपका होता है एल एल्फा डेल्टा टी, यानी ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है यहाँ पर, एल एल्फा डेल्टा टी, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है क्योंकि इसी से सारा हमारा थर्मल स्ट्रेस निपट जाएगा केवल एक फार्मूले से, ठीक है। अब देखते हैं हम कैसे निपटेगा। तो आपने ये वाली बात याद रख ली कि डेल्टा एल जो यहाँ पर होता है वो एल एल्फा डेल्टा टी होता है। अब डेल्टा टी सर क्या है, डेल्टा टी जो है T1 और T2 का डिफरेंस है, T2 माइनस T1, ठीक है, बड़े में से छोटे घटाएंगे हम लोग। अब क्या होता है जब हम फ्रीली इस बॉडी को हीट करते हैं, जब हम इसे फ्री हीट करते हैं, फ्री टू एक्सपेंड और श्रिंक, अगर हम किसी बॉडी को हीट टेम्परेचर देते हैं या उसमें से टेम्परेचर निकालते हैं तो क्या होती है, या तो वो फ्रीली एक्सपेंड करती है या फ्रीली श्रिंक हो जाती है। तो अगर हम उसको हम उसमें कोई भी जकड़ वगैरह ना लगाएं या हम उसमें कोई भी उसका रेस्ट्रिक्शन उसे ना करें, फ्रीली उसे बढ़ने दें या फ्रीली उसे श्रिंक होने दें, तो उसमें कोई भी थर्मल स्ट्रेसेस आपके या कोई भी स्ट्रेसेस जनरेट नहीं होंगे, ठीक है। देयर इज नो स्ट्रेस जनरेशन। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। लेकिन अगर इसी बॉडी को हमने क्या किया है, लेकिन हमने अगर इसी बॉडी को हमने यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, इधर और इधर कुछ रेस्ट्रिक्शन हमने लगा दिया और अब हम इसे हीट कर रहे हैं T1 से T2 जो हो रहा था, तो इसे क्या होना चाहिए था, इतना आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये बेचारी इतनी आगे नहीं बढ़ पाई। तो जितनी आगे नहीं बढ़ पाई इसकी वजह से इसमें अंदर की तरफ आपके कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लगने लगेंगे, कंप्रेसिव फोर्स लगने लगेंगे, बात समझ में आ रही है, जिसकी वजह से इसमें स्ट्रेन आप मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस इसमें जनरेट हो जाएंगे। इन्हीं कंप्रेसिव स्ट्रेस को बेटा हम लोग थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। तो आपको पता है यहाँ पर एलोंगेशन या फिर ई की वैल्यू अगर पता है आपको क्या होती है, डेल्टा एल अपॉन एल होती है। तो डेल्टा एल कितना है सर, हमारे पास डेल्टा एल है तो सर एल एल्फा डेल्टा टी आपने बताया था सर, अपॉन एल, तो यहाँ से देखो ई की वैल्यू जो आ गई वो आ गई एल्फा डेल्टा टी, क्यों भाई, ये आ चुकी हमारी ई की वैल्यू। अब हमें पता है कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है सर, सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू ई होता है सर। तो यही तो हमारे थर्मल स्ट्रेसेस हैं सर, यही हमारे क्या है थर्मल स्ट्रेसेस, थर्मल स्ट्रेसेस, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ से ये थर्मल स्ट्रेस हमारे निकल आए तो कितने निकल आए, तो सिग्मा इज इक्वल टू सर ई की वैल्यू तो होगी ई सिग्मा एल्फा डेल्टा टी और इनटू कैपिटल ई। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है कि थर्मल स्ट्रेसेस क्या है और ये हमारा थर्मल स्ट्रेन है, ये हमारा क्या हो जाएगा थर्मल स्ट्रेन। आई थिंक सारा आपको क्लियर हो जा रहा है बिल्कुल यहाँ पर। तो जो हमारा कुछ आपके इंपॉर्टेंट नोट आप इसमें भी याद रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें सवाल इसमें कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे उसने कह दिया नोट से पहले मैं आपको कुछ सवाल के कुछ टाइप समझा दे रहा हूँ, इसमें पेपर में किस तरीके से आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसमें क्या कर दिया उसने, कोई बॉडी दे दी और यहाँ पर आपको कुछ दूर पे जगड़ लगा दी, सपोज दैट इस तरीके के न्यूमेरिकल आए हुए हैं पेपर में, और इसने आपको कुछ ये दे दिया, सपोज दैट ये आपको कुछ पहले से दे रखा था, सपोज दैट ये 2 मीटर दे रखा था और यहाँ पर ये आपको दे दिया इसने 0.5 mm, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, पहले डेल्टा एल इसका आपको पता है ना, डेल्टा एल कैसे निकालना है हमें, तो डेल्टा एल आप निकालेंगे, फिर आप ये देखेंगे कितनी दूरी तक के लिए
तो ये वाला तो फ्री चले, इतना तो फ्री मूव करेगा ये। अब जितना फ्री मूव नहीं कर पाएगा वो स्ट्रेन जनरेट करेगा। ऐसा ना हो कि आप डेल्टा एल का डायरेक्ट फार्मूला लगा दें और आप उससे स्ट्रेन स्ट्रेस निकालने बैठ जाएं। ठीक है, तो ये बात, ये आप शायद आप बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, कि यहाँ तक तो फ्री जाएगा, उसके बाद जो इसमें इतना जो नहीं बढ़ पाएगा उसकी वजह से इसमें स्ट्रेस आएंगे। चलिए ठीक है, नोट हम देख लेते हैं। देखिए जो हमारा एल्फा स्टील जो है, ये हमारा एल्फा कंक्रीट के बराबर होता है, कंक्रीट के बराबर होता है, जो कि हमारा 12 × 10⁻⁶ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एल्फा एल्युमिनियम जो है वो बड़ा होता है एल्फा ब्रास से यानी पीतल से, एल्फा कॉपर यानी तांबा से, एल्फा स्टील। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या आप इसे बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए। एल्युमिनियम का एल्फा सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम पीतल का, उससे कम कॉपर का, सबसे कम स्टील का। ठीक है, हम मैं ये वाली बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर हमारा फ्री टू एक्सपेंड अगर होगा तो कोई भी थर्मल स्ट्रेस या कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होंगे, और अगर इसमें कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी आपने जकड़ वगैरह लगा दी तो इसमें थर्मल स्ट्रेस जनरेट हो जाएंगे। क्यों नहीं, क्यों जनरेट हो जाएंगे? क्योंकि ये इतना बढ़ नहीं पाएगा, इस वजह से इसमें थर्मल स्ट्रेस जनरेट होते हैं। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है, और आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए इस पर, और थोड़ा सा प्रमोट कीजिए, है ना। और अगला वीडियो जो मैं आपको बनाऊंगा वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर बनाऊंगा, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी लेके आऊँगा जो आपने नहीं पहले पढ़ी होंगी। ठीक है, काफ़ी डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को। आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं वीडियो। चलिए ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।